एसपीसीएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है मित्रों। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पॉइंट है मेंडलवाद क्या है, मेंडलिज्म या मेंडल्स लॉ या मेंडल का नियम क्या है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी जीव के किसी एक पीढ़ी के शारीरिक गुणों के दूसरे पीढ़ी के सदस्यों में हस्तांतरण की प्रविधि का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाती है। अनुवांशिकी से संबंधित प्रथम अध्ययन का श्रेय ग्रेगर जॉन मेंडल को दिया जाता है, जिन्होंने 1865 ईस्वी में मटर के पौधे पर आधारित प्रयोग के आधार पर वंशानुक्रम के नियम के द्वारा पैतृक समूह एवं संततियों के बीच पाई जाने वाली समानताओं एवं विविधताओं का अध्ययन किया है। इसलिए मेंडल महोदय को अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। इस प्रकार मेंडल ने मटर के पौधे पर आधारित अनेक प्रयोगों एवं संकल्पनाओं के आधार पर वंशागति संबंधी नियम का प्रतिपादन किया, जिसे मेंडल के वंशागति का नियम कहा जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर एकल संकरीय प्रयोग तथा द्विसंकरीय प्रयोग के आधार पर आनुवंशिकता से संबंधित निम्नलिखित 4 नियमों का प्रतिपादन किया है। एकल संकरीय प्रयोग के आधार पर 3 नियम है। युग्मीय इकाई का नियम, लॉ ऑफ गैमेट्स। दूसरा है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और तीसरा है लॉ ऑफ सीग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम। और चौथा है स्वतंत्र अभिविज्ञान का नियम, जो द्विसंकरीय प्रयोग पर आधारित है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एकल संकरीय प्रयोग की ओर चलते हैं। मेंडल ने अपने एकल संकरीय प्रयोग के लिए विशुद्ध लंबे तथा विशुद्ध बौने, छोटा टी डबल टी है ना, आकार वाले मटर के पौधे के बीच परागण कराया। तो उन्होंने पाया कि संकरण के उपरांत प्रथम पीढ़ी के चारों सदस्य लंबे थे, जबकि उनमें बौनेपन का कारक टी मौजूद था। देखिए, विशुद्ध लंबे है, विशुद्ध बौने, ये टी और ये टी है ना, ये वाला बना। उसी प्रकार से ये टी फिर ये टी वाला ये टी बना। और प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे पाए गए, जबकि बौने कण का कारक टी देखिए सब में है ना, मौजूद था। मेंडल ने पुनः प्रथम पीढ़ी के संतति के बीच 100 निषेचन कराया, तो उन्होंने पाया कि द्वितीय पीढ़ी यानी F2 में एक विशुद्ध लंबे तथा 2 लंबे एवं एक विशुद्ध बौने मटर के पौधे हैं। द्वितीय पीढ़ी में देखिए क्या है, ये क्या है, विशुद्ध लंबे। ये क्या है, 2 लंबे है ना, और एक विशुद्ध बौने। अनुपात क्या हो गया, 1:2:1 हो गया। प्रतिशत में इसको देखा जाएगा तो क्या होगा, 25%, 50% और 25%। इस प्रकार से मेंडल ने मटर के पौधे पर एकल संकरीय प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पहला है युग्मीय इकाई का नियम, लॉ ऑफ गैमेट्स। मेंडल ने मटर के पौधे पर एकल संकरीय प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि किसी भी जीव के शारीरिक लक्षण के लिए एक युग्मक है ना यानी गैमेट्स समयुग्मी है ना या विषम युग्मी का होना आवश्यक है, जिसमें एक कारक का वंशानुक्रम माता की ओर से तथा एक कारक का वंशानुक्रम पिता की ओर से होता है और एक नए युग्मक की उत्पत्ति होती है। मेंडल महोदय का यह भी मानना है कि इसी कारण से संतति अपने पैतृक समूह से समानता या असमानता प्रदर्शित करता है। अब है प्रभाविता का नियम यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस।
देखिए प्रथम पीढ़ी में क्या होता था, सभी लंबे पौधे पाएंगे, जबकि बौनेपन का कारक जो छोटा टी है सब में मौजूद है। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर एकल संकरण प्रयोग के आधार पर पाया कि प्रथम पीढ़ी F1 की संतति में सभी लंबे पौधे पाए गए, जबकि उनमें बौनेपन का कारक यानी छोटा टी मौजूद था। इस आधार पर मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि संतति में गुणों के निर्धारण के लिए दो प्रकार के कारक होते हैं, एक प्रभावी कारक और दूसरा अप्रभावी कारक। प्रथम संतति में लंबेपन का कारक यानी टी है, बड़ा टी प्रभावी कारक है, जबकि बौनेपन का कारक छोटा टी अप्रभावी कारक की भूमिका निभाता है। यही कारण है कि प्रथम संतति में बौनेपन का कारक टी होने के कारण भी लंबेपन का कारक टी प्रभावी भूमिका का निर्वाह करता है, जिस कारण से सभी लंबे पौधे पाए गए। यह प्रयोग मेंडल के प्रभाविता के नियम को प्रमाणित करता है। अब अगला पॉइंट है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सीग्रेगेशन। द्वितीय संतति F2 में क्या पाते हैं, विशुद्ध लंबे पौधे और विशुद्ध बौने, तीन प्रकार है, जिसका अनुपात क्या है 1:1 है। अब प्रतिशत अनुपात क्या है 25%, 50% और 25%। तो मेंडल महोदय ने एकल संकरण प्रयोग के दौरान द्वितीय संतति में एक विशुद्ध लंबे, दो लंबे पौधे तथा एक विशुद्ध बौने पाए, जो पृथक्करण के नियम तथा अथवा युग्मकों के शुद्धता के नियम को प्रमाणित करता है। क्योंकि द्वितीय संतति F2 में यह एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं। मानव जनसंख्या में पृथक्करण के नियम को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। मानव में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र के वंशानुक्रम में इस नियम को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। देखिए हमारा फीमेल जो है और यहाँ मेल है, ठीक है। इसमें क्या है, क्रोमोसोम X1 X2 और X3Y, ये दोनों क्रॉस होगा तो क्या बना, ये बना, ये बना, ये बना और ये बना। तो ये क्या हुआ, क्योंकि दोनों X है इसलिए फीमेल है, X और Y दोनों अलग अलग हैं तो मेल है। उसी तरह से फीमेल और यहाँ पर मेल है, संतति ये आपका। इस प्रकार से फीमेल की जो संभावना है वह भी 50% है और मेल की भी संभावना है वो भी 50% है। चलिए अब अगला पॉइंट है द्विसंकरण प्रयोग, डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल महोदय ने द्विसंकरण प्रयोग के लिए मटर के पौधे के बीज के दो समूहों को चुना, विशुद्ध पीला एवं गोल, दोनों बड़ा R और दोनों बड़ा Y है ना। अब दूसरा है विशुद्ध हरा एवं जोड़ीदार। देखिए यहाँ पर है और हमारा गैमेट्स है, इसमें क्या है, दोनों को भी क्रॉस कराते हैं, क्रॉस हुआ गैमेट्स है हमारा ये है ना। तो क्या होगा, जो F1 संतति है उसमें ये पाया गया, ठीक है ना। क्या है, सभी पीला एवं गोल है, जो प्रभाविता के नियम को प्रमाणित करता है, ठीक है। इस प्रकार से प्रथम पीढ़ी के संतति F1 में सभी पीला एवं गोल बीज पाए गए, जबकि उनमें हरा एवं झुर्रीदार अप्रभावी गुण के रूप में मौजूद है, जो प्रभाविता के नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रमाणित करता है। मेंडल महोदय ने पुनः प्रथम संतति के बीच स्वपरागन कराया तो उन्होंने पाया कि द्वितीय संतति F2 में उत्पन्न होने वाले पौधे के बीजों में 9:3:3:1 का अनुपात है। आइए किस प्रकार से उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे द्वितीय संतति है ना, ये है और ये है। गैमेट्स क्या हो गया इसका, ये चारों हो गया, ये चारों हो गया, ठीक है। अब इसके बीच कराया गया RY 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 और RY, छोटी R छोटी Y, इसको देखने का है ना। आप देखिए गौर से कैसे कैसे होता है। अब ये दोनों के बीच हुआ तो ये शुद्ध पीला एवं गोल निकला, ये दोनों के बीच हुआ तो ये निकला,
इन दोनों के बीच बात ये निकला, एक टेबल है, इसको आप याद रखिए, ठीक है ना। ये टेबल है और आप देख रहे हैं कि बीच में शुद्ध पीला एवं गोल है, यहाँ भी शुद्ध पीला एवं गोल है, शुद्ध हरा एवं गोल है, यहाँ क्या शुद्ध पीला एवं झुर्रीदार है, और यहाँ पर क्या है, शुद्ध हरा एवं झुर्रीदार है, ठीक है। ये देखिए आपको मिल जाएगा, आप इस टेबल को याद रखिए, देख लीजिए कैसे बनता है ना। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। उस टेबल के अनुसार क्या है, पीला एवं गोल 9 गो है, पीला एवं झुर्रीदार 3 है, हरा एवं गोल 3 है, हरा एवं झुर्रीदार क्या है, 1 है। इसको लिखा जा सकता है फेनोटाइप रेशियो ऑफ F2 9:3:3:1। इस प्रकार से प्राप्त अनुपात के आधार पर मेंडल ने पाया कि प्राप्त 16 संयोजकों में से 4 युग्मक समयुग्मी थे जिनमें स्वतंत्र अपव्यूहन हो रहा था। शुद्ध पीला एवं गोल ये आप देख चुके हैं, ये बीच वाला जो था है ना, शुद्ध पीला एवं झुर्रीदार, शुद्ध हरा एवं गोल है ना, और शुद्ध हरा एवं झुर्रीदार। इस प्रकार से मेंडल के द्विसंकरण प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी जीव में पाए जाने वाले लक्षण के लिए निर्धारित कारक दूसरे लक्षण के लिए निर्धारित कारक से स्वतंत्र होते हैं, और यह कारक स्वतंत्रता पूर्वक मिश्रित होकर एक नए रंग रूप का जीव बना लेते हैं, जो मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रमाणित करता है। अब है भारतीय जनसंख्या में मेंडल के आनुवंशिक गुणों के प्रयोग के निम्नलिखित उदाहरण। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, एक हीमोफीलिया। कुछ व्यक्ति लाल तथा हरे रंग में विभेद कर सकने में असमर्थ होता है, ऐसी स्थिति को वर्णांधता कहा जाता है। वर्णांधता हेतु उत्तरदायी जीन X गुणसूत्र पर आधारित होता है, जो अप्रभावी प्रकृति का होता है। मेल में XY होता है, फीमेल में दोनों में X होता है, ठीक है ना। अब देखिए दोनों क्रॉस कराते हैं, क्या आता है हमारा, यहाँ देखिए दोनों X, यहाँ XY और XY, तो ये दोनों क्या है, वर्णांध की संभावना है, और वो दोनों जो है लास्ट वाला जिसमें XY दोनों है समान होने की संभावना है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि वर्णांध माता पिता की संतानें आधा वर्णांध और आधा समान निकलेगा, है ना। अब है मेंडल के नियम की परिसीमा या कमी या दोष, कुछ कमी वगैरह है उसके विषय में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो मेंडल की युग्मीय इकाई का नियम मानव जनसंख्या में गलत साबित हो गई, क्योंकि अध्ययन से पता चलता है कि जीवों के विशेष गुण के निर्धारण में युग्मीय इकाई के अतिरिक्त पर्यावरणीय दशा का भी प्रभाव रहता है। मेंडल के द्वारा डायबिटीज, मेलेटिपस जैसे लक्षणों की चर्चा नहीं की गई है। इसके साथ ये क्लास समाप्त होता है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको विस्तार से हर मटेरियल उपलब्ध है ना। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी जो है एंथ्रोपोलॉजी की अच्छी तैयारी हो जाएगी, जो पूर्ण रूप से बिहार लोक सेवा आयोग के सिलेबस पर आधारित है ना। थैंक यू सो मच।